वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और ये है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, ये एक संगठन है वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज का। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको याद होगा इसके पहले जो हमने वीडियो किया था, वीडियो नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन के बारे में, कि जो फॉरेन ट्रेड है उसको लिबरलाइज किया जाता है, जिसमें कि रूल्स जो है उनमें ढिलाई कर दी जाती है, सरकार कंट्रोल छोड़ देती, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा था कि बहुत सारे जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इस लिबरलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन में आखिर होता क्या है? लिबरलाइजेशन में जो कंट्रोल है सरकार का, ट्रेड बैरियर्स है उनको हटा दिया जाता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर सरकार कंट्रोल कम रखती है। तो उस चीज़ का जो सपोर्ट है वो बहुत सारे पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि जितने भी बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो एक तरीके से खराब चीज़ है, उनको नहीं रखना चाहिए। और जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है उसमें किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए। और जो ट्रेड है कंट्रीज के बीच में वो फ्री होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का ट्रेड बैरियर नहीं, जिसको जो इंपोर्ट करना है वो करे, जिसको जो एक्सपोर्ट करना है वो करे। और जितने भी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उनको लिबरलाइज कर देना चाहिए अपने पॉलिसीज को, और किसी भी तरीके के ट्रेड बैरियर जैसे कि टैक्स या फिर ये इस तरीके की चीज़ें नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक मकसद है और वो है लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको लिबरलाइज करने का। तो देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कंट्रीज। तो देखिए, WTO जो है उसको वो इस्टेब्लिश करती है रूल्स, वो रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, कि आखिर किन किन चीज़ों पर कंट्रीज टैक्स लगा सकती हैं, किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा सकती हैं, किस तरीके की जो अगर कोई जो कंट्री है वो कोई काम अगर कर रही है, कोई टैक्स लगा रही है तो वो सही है गलत है, इस तरीके की चीज़ें वो देखती है। और अभी वर्ल्ड में करीब 149 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं WTO के। और जो WTO का तो एक तरीके से काम है, या फिर लोगों द्वारा माना जाता है कि इसका काम है कि सभी लोगों के लिए, यानी दुनिया के सभी देशों के लिए जो फ्री ट्रेड है उसको बढ़ावा देना। लेकिन ये चीज़ एक तरीके से देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेड बैरियर्स को गलत तरीके से अपने देशों में लागू करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो WTO के रूल्स जो हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज पर फोर्स किया जाता है कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करें। तो इसका एक एग्जांपल है कि जो ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो ट्रेड पर जो डिबेट चल रहा है उसके बारे में। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये डिबेट क्या है, इसको मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए, चैप्टर 2 आपने पढ़ा है। चैप्टर 2 में आपने देखा होगा कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और इंडिया के GDP में एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। और इसको अगर आप USA से कंपेयर करें तो USA का जो एग्रीकल्चर का GDP में हिस्सा है वो है 1%, और उसका एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा है 0.5%। और इतना छोटा सा परसेंटेज होने के बाद और इतने कम लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बाद भी USA के जो एग्रीकल्चरर्स हैं, यानी कि किसान हैं, खेतीहर हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें और इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्रीज में। तो इन बहुत बड़ी संख्या में जो पैसे मिलते हैं उन लोगों को, इस वजह से जो US फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म के प्रोडक्ट्स को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच सकते हैं, और जो सरप्लस है वो दूसरे देशों में बिकते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर। तो इस वजह से जो दूसरे देशों में किसान बैठे हैं जिनको इस तरीके के हेल्प नहीं मिलते हैं, या फिर ट्रेड बैरियर्स की, ट्रेड रूल्स की वजह से सरकार किसानों को पैसे नहीं देती है, तो उनको बहुत बुरी तरह से ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक तरीके से उनका कहना यह है कि WTO रूल को मानते हुए हम सभी लोगों ने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिए, लेकिन आपने, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने WTO के रूल्स को इग्नोर किया है और अभी भी अपने फार्मर्स को बहुत बड़ी संख्या में पैसे दे रहे हैं और उनको बहुत
तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स को बेच सकें। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका सिंपली ये कहना है कि क्या ये एक तरीके का फ्री और फेयर ट्रेड है? ये बिल्कुल भी फ्री और फेयर ट्रेड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों का कहना है, डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है, जिनमें इंडिया भी आता है। तो लेट्स वर्क दिस आउट, इसको आप कर लें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। कि आखिर हमने ये जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ी कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा है वैसा है, अब अंतिम में ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा है? आखिर इंडिया को इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? तो अगर देखिए पिछले 15 सालों की बात करें तो देखिए यहाँ पर 15 इयर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो किताब है ये 2006 में लिखी गई थी, 2006-7 के आसपास लिखी गई थी। तो उस समय की किताब हम पढ़ रहे हैं, अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए, अभी तो 2018 चलने लगा है। तो देखिए इस बात को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पिछले 15 सालों की बात करें, किताब के अनुसार पिछले 15 सालों की बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी आगे आ चुका है। और आखिर इसका इफेक्ट लोगों के लाइफ पर किस तरीके से पड़ा है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ एविडेंस के साथ। तो जो ग्लोबलाइजेशन है और इसके वजह से जो कंपटीशन बढ़ा है प्रोड्यूसर्स के बीच में, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर हो या फिर फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो, उसका एडवांटेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिला है। तो देखिए सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि अर्बन एरियाज में रहता है, वहां पर लोगों के पास अब ज़्यादा चॉइसेस हैं कि वो क्या चीज़ें खरीदना चाहते हैं, और उनको अब चीज़ें जो है वो बेहतर क्वालिटी की मिलती हैं और लोअर प्राइसेस में मिलती हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये लोग जो हैं आज बहुत ही ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि पहले पॉसिबल हुआ करता था। यानी पहले से ज़्यादा अब लोगों के लाइफ जो है वो हायर स्टैंडर्ड पॉसिबल हो चुके हैं। तो देखिए प्रोड्यूसर्स के और वर्कर्स के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रहा है। यानी कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस चीज़ को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हम मल्टीनेशनल कंपनीज की करते हैं, एमएनसीज की करते हैं। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनका इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो काफ़ी बड़ा है पिछले 15 सालों में, पिछले 20-30 सालों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया में इन्वेस्ट करना है उनके लिए एक बेनिफिशियल स्टेप है। यानी अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से वो और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वैसी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपका सेलफोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, और इसके अलावा सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग हो गए। इन सभी चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इन सेक्टर्स में हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख भी रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी संख्या में बायर्स भी मौजूद हैं और इन इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में नए जॉब्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिएट हुए हैं। और इसके साथ ही जो लोकल कंपनीज है जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोस्पेरस हुए हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है इस चीज़ की वजह से। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि आपको इसको खुद से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं। तो आखिर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या हैं? तो देखिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं इनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। और इसके साथ ही जो कंपनीज इन SEZs में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करती हैं उन्हें शुरुआत के 5 साल या 3 साल में टैक्सेस नहीं चुकाने होते हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और भी तरह के रूल्स इनके लिए बनाती है या फिर चेंज करती है। तो इस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सरकार अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और इसके साथ ही इसके बाद सेकेंडली यहाँ पर हमारा जो इसके पहले जो हम पारा पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट एमएनसीज की हमने बात की और अब हम सेकंड बात करने वाले हैं टॉप इंडियन कंपनीज की।
तो इसके साथ ही टॉप इंडियन कंपनीज जो हैं उनको भी इस स्टेप से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको अब कंपटीशन में भागीदारी लेना पड़ता है, और इसके साथ ही उन्होंने भी नए टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट किया है और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन्हें कोलेब्रेशंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है जो उन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ की थी। और इसके साथ ही जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बहुत सारे लार्ज इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज बनने में भी हेल्प किया, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो पहले इंडियन कंपनीज थे, लोकली मार्केट में compete करते थे, लेकिन वो अब आसानी से वर्ल्ड लेवल पर जाकर compete कर रहे हैं और वो वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुके हैं। तो इसके साथ ही जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट किए हैं उन कंपनीज के लिए जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसमें से मेनली हमारा आईटी है। तो देखिए जो इंडियन कंपनी है जो कि मैगजीन बनाती है लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, कॉल सेंटर्स या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बूम हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, और ये इन चीज़ों को अब बहुत ही सस्ते दामों पर कंट्रीज़ में किया जा पा रहा है इंडिया में, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो यहाँ तक हमने एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा ग्लोबलाइजेशन का कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से। तब तक के लिए गुड बाय।